Hello student, today's lecture is for class 10th and the chapter is sources of energy. This chapter involves the various sources of energy और उन sources of energy की क्या merits हैं और क्या demerits हैं, यानी कि उनकी क्या advantages हैं और क्या disadvantages हैं. तो अगर हम सबसे पहले source of energy की definition करें तो एक source of energy is that substance which is capable of producing enough useful energy to give us the energy for a long period of time and a सस्टेनेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी. तो एक सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर अगर हम करें तो हमारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी की डिफरेंट तरीके की टाइप्स हो सकती हैं. तो सबसे पहले तो आपका जो सोर्स ऑफ एनर्जी है इट मे बी अ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और अ नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आर दोज विच आर इनएग्जॉस्टिबल, मतलब विच कैन बी रिपीटेड या विच कैन बी रिप्लेस्ड और रिसाइकल्ड अगेन एंड अगेन. और आपके जो रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, सबसे पहला जो इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है विच इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ, दैट इज़ योर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी. ये सारी एनर्जीज़ हैं, ये सारे सोर्स ऑफ एनर्जी जो हैं, आपके ओशंस हैं, आपकी वाटर है, आपके बायोमास है, ये सारी जो सोर्सेज हैं दे आर रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज इनके अंदर जो एनर्जी जो हमें मिलेगी वी कैन गेट दिस एनर्जी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट द सोर्स बीइंग गेटिंग डिप्लीटेड. सोर्स जो है वो डिप्लीट नहीं होगा, पानी अर्थ के ऊपर बहुत बार टाइम तक रहेगा. सोलर एनर्जी तो एज लॉन्ग एज देयर इज सन देयर इज़ गोइंग टू बी सोलर एनर्जी एंड सो फोर्थ. और रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर आपका जो है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी आता है. अब एडवांटेजेस ऑफ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ये है कि दीज सोर्सेज आर फ्रीली अवेलेबल इन नेचर, दे डू नॉट कॉज एनी पोल्यूशन एंड देयर सोर्स विल लास्ट एज लॉन्ग एज द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन. उसके बाद हमारे आते हैं नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. अगर हम नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करें तो ये वो एनर्जी हैं जो कि एग्जॉस्टेबल हैं और ये सोर्सेज दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड वंस दे हैव बीन यूज्ड. एंड एवरीबडी इज़ फेमिलियर विद द फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स आर कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. और ये सोर्सेज जो हैं ये अगर एक बार ख़त्म हो जाएंगे तो हम इनको दोबारा नहीं ले सकते हैं. ये दोबारा हमें मतलब बनाने में इट विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के डिसएडवांटेजेस ये है कि दे हैव बिकॉज वी आर यूजिंग दैम वेरी एक्सटेंसिवली सो दे आर डिप्लीटिंग वेरी फास्ट एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिस्कवर एंड एक्सप्लॉयट न्यू डिपॉजिट. और तीसरा ये है कि दीज सोर्सेज आर दे आर एक्सट्रीमली एनवायरमेंटल पोल्यूटिंग. तो ये एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा पोल्यूट करते हैं. अब उसके बाद हमारे दो प्रकार के सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं. एक होते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और एक होते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो हैं सीधी भाषा में कि विच आर यूज एक्सटेंसिवली एंड दे मीट आवर मेजर रिक्वायरमेंट्स of energy requirements and that which have been that are being used for a long period of time. बड़ी देर से हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं और वो आज की डेट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और हमारी बहुत सारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को वो मीट करते हैं. आज की डेट में फॉसिल फ्यूल्स जो हैं, कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम जो हैं दे आर योर कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और कुछ हद तक हम हाइड्रो एनर्जी को भी बोल सकते हैं. अब बायोमास एनर्जी, विंड एनर्जी भी आपके कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आते हैं. नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो हैं जो कि अभी तक दे आर पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बट दे आर नॉट बीइंग यूज्ड एक्सटेंसिवली. वो आज की डेट में बहुत कम जगह के ऊपर इस्तेमाल किए जाते हैं और वहाँ पर वो हमारी रिक्वायरमेंट जो एनर्जी की है उसको बड़े कम स्केल के ऊपर बड़ा कम उसको वो मीट कर पाते हैं. और इसके अंदर आपकी टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी और आपकी जियोथर्मल एनर्जी का को हम स्टडी करते हैं. तो फॉसिल फ्यूल्स के बारे में आप सबको पता है, उसमें हम कोल और पेट्रोलियम करते हैं. कोल क्या है, कोल कैसे बनता है, यू हैव ऑल डन इन स्मॉलर क्लासेस. तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कोल क्या है. और यहाँ पर आपको बस एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि कहीं भी पूरे चैप्टर सोर्सेज ऑफ एनर्जी के अंदर आपको हर सोर्स की एडवांटेज और डिसएडवांटेज को बड़े ही ध्यान से करना है बिकॉज मोस्टली जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दे फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर गोइंग टू बी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस. आपको शायद एक
पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उस पैराग्राफ को स्टडी करके एनालाइज करके आपको सोर्सेज ऑफ एनर्जी के ऊपर डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. आई हैव टोल्ड दिस इन माय अर्लियर लेक्चर्स ऑल्सो दैट द आंसर्स आर नॉट इन द पैसेज, द आंसर्स आर रिलेटेड टू द पैसेज. क्वेश्चंस जो हैं वो पैसेज से रिलेटेड आएंगे. जैसे एक विंड मिल बना दी जाएगी और विंड मिल के बारे में 2-4 लाइनें लिख दी जाएंगी, बट आपसे ये पूछा जाएगा कि विंड मिल आपके लिए क्यों हार्मफुल है या विंड मिल को चलाने के लिए कितनी मिनिमम स्पीड चाहिए होती है. तो ये सारे आंसर्स आपके पैसेज में नहीं होंगे, यहाँ पर आपको उनके बारे में थोड़ी नॉलेज रखनी पड़ेगी. तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी के अंदर हर सोर्स ऑफ एनर्जी का जो एक डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट है उस चीज़ को आपने बड़े ध्यान से पढ़ना है और आपने एक थरो रीडिंग देनी है, लेकिन ज़्यादा जो फोकस रखना है लर्निंग पे वो मेरिट्स और डीमेरिट्स पे करना है. तो कोल और पेट्रोलियम के बारे में सबको पता है क्या है, कैसे बने थे, वह सब है और इनके यूजेस और वो भी हैं. तो आपने एलपीजी सीएनजी के बारे में भी इस प्रकार से कर लेना है. एलपीजी और सीएनजी के अंदर आपको सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये आता है कि वो एक क्लीन फ्यूल क्यों है. तो ऑब्वियसली एलपीजी और सीएनजी एक बेटर फ्यूल क्यों है, पहले हम ये पढ़ेंगे. सीएनजी और एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई है. रिमेंबर अ फ्यूल, एक ऐसा फ्यूल जो कि आइडियल है, उसमें हमेशा ये बोला जाता है कि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए. वो थोड़ा, अगर मैं 1 किलो लकड़ी जलाती हूँ तो उसमें से जो हीट निकलेगी वो रिलेटिवली कम है. 1 किलो कोयला जलाती हूँ तो उसमें से हीट जो है वो कम है. लेकिन 1 किलो अगर मैं सीएनजी या एलपीजी जलाती हूँ उसमें से हीट मेरे को बहुत ज़्यादा मिलती है. तो ऑब्वियसली जो सीएनजी एलपीजी है वो मेरे लिए एक बेटर फ्यूल है बिकॉज इनकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो हाई है. दूसरा ये है कि ये पोल्यूशन कॉज नहीं करते हैं. दे आर क्लीन फ्यूल्स, दे आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल्स. और तीसरी चीज़ ये है कि दे आर ईजी टू कैरी, ईजी टू स्टोर, ईजी टू एक्सट्रैक्ट एंड दे आर ईजी टू transport. They are very convenient to use, they are neat and clean fuel, they do not cause pollution and they have high calorific values. ये हैं इनके merits. and demerits तो यही है कि ये एक क्या है, नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है. तो अगर ये एक बार डिप्लीट हो जाएगा तो हमको ये नहीं मिलेगा. एंड देर आर सर्टन हैज़ार्ड्स विच आर एसोसिएटेड विद दैम कि ये कभी कभी एक्सप्लोड कर जाते हैं. उसी तरीके से सीएनजी की भी आपको सेम करना है. एक आपको कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हम लोग अगर सीएनजी का सिलेंडर, आपके घर में जो एलपीजी का सिलेंडर होता है, दैट इज़ लिक्विड पेट्रोलियम गैस का सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर को जब उसमें से गैस लीक करती है तो उसमें से एक टिपिकल स्मेल आती है. वो टिपिकल स्मेल किस चीज़ की होती है? दैट इज़ नॉट द स्मेल ऑफ लिक्विड पेट्रोलियम गैस. लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है वो ब्यूटेन और प्रोपेन से बनती है, जो कि कलरलेस ओडरलेस गैसेस हैं. उनका ना कोई रंग है ना ही कोई खुशबू है. लेकिन टू मेक थिंग्स सिंपलर फॉर अस, ताकि हमें गैस लीकेज के बारे में पता लग जाए, हम उसके अंदर एक केमिकल मिलाते हैं जिसको हम मरकैप्टन बोलते हैं. MERCAPTAN. मरकैप्टन नाम का एक जो लिक्विड है उसको मिलाया जाता है. इसकी बड़ी गंदी स्मेल होती है. तो जैसे ही गैस लीक करती है ये मरकैप्टन भी उसके साथ मिक्स होकर बाहर आता है, जिससे हमें गैस की लीक करने की खुशबू आ जाती है और हमें पता लग जाता है कि गैस जो है वो लीक कर रही है. बिकॉज इफ़ वी डू नॉट कंट्रोल द गैस लीक इट माइट कॉज अ डिसास्टर एंड यू पीपल आर वेल अवेयर ऑफ ऑल द इल इफेक्ट्स ऑफ गैस लीकेज. तो ये तो थे हमारे आपके सीएनजी, एलपीजी और आपके फॉसिल फ्यूल्स, कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में. दूसरा हमारे पास थर्मल पावर प्लांट होते हैं. थर्मल पावर प्लांट एक प्रकार का पावर प्लांट है जो कि एनर्जी बनाता है बाय बर्निंग कोल. अब इसमें क्या होता है कि कोयले को जलाया जाता है. कोयले से जो हीट प्रोड्यूस होती है उस हीट से हम पानी को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं और स्टीम जो होती है वो टरबाइन को मूव करने का काम करती है. अभी हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पढ़ेंगे और उससे आपको उसमें आपको पता लग जाएगा. किसी भी पावर प्लांट के अंदर जहाँ बिजली बनाई जाती है उसमें मेन काम ये होता है कि हम लोग टरबाइन को मूव करते हैं. उस टरबाइन को मूव करने के लिए हम नॉर्मली पानी का इस्तेमाल करते हैं. तो अगर हम एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में बोलें तो एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के अंदर आपने लास्ट ईयर वर्क पावर एनर्जी में भी किया था कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाने के लिए सबसे पहले पानी को रोका जाता है. जब हम पानी को रोकते हैं तो हम पानी की काइनेटिक, बहते हुए पानी में काइनेटिक एनर्जी है और पानी को जब हम रोकते हैं तो हम उसकी काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. इस रोके हुए पानी को फिर हम टनल्स के थ्रू पास करते हैं अंडर हाई प्रेशर. तो हाई प्रेशर से जब पानी आता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. अब क्या होता है कि एक पॉइंट के ऊपर पानी के रास्ते में हमने टरबाइंस क्या होती हैं, गोल घूमने वाली मोटरें होती हैं. तो टरबाइंस जो हैं वो गोल गोल घूमती हैं पानी के प्रेशर से.
पानी के प्रेशर से उसके जो ब्लेड्स हैं टरबाइन के मूवते हैं, जैसे आपका साइकिल घूमता है उसी प्रकार से टरबाइन के ब्लेड्स मूवते हैं। और जब टरबाइन मूव करती है तो टरबाइन जो है वो पानी की काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है और बिजली पैदा होती है। अब थर्मल पावर प्लांट के अंदर हमने किया कि कोयले को जलाए, थर्मल मीन्स हीट, पहले कोयले को जलाकर हीट बनती है, उस हीट से पानी को स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है। और जैसे एक केटल से आती हुई स्टीम में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, जैसे कुकर की विसल में से जब स्टीम निकलती है तो उसमें बहुत प्रेशर होता है, वैसे ही स्टीम को अंडर हाई प्रेशर टरबाइन के ऊपर डाला जाता है। तो उसकी हाई प्रेशर मतलब हाई थर्मल एनर्जी, हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से टरबाइन को मूव किया जाता है और जो टरबाइन है वो बिजली बनाती है। उसी प्रकार से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के अंदर डैम्स के अंदर पानी को हाई स्पीड में छोड़ा जाता है जिससे कि टरबाइन मूव करती है और टरबाइन मूव करके जो पानी की काइनेटिक एनर्जी है उसका हम इस्तेमाल करते हैं टू कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट एक बहुत बेनिफिशियल सोर्स ऑफ एनर्जी है। एक तो पानी जो है वो एक रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है और उसमें हमें जो कॉस्ट है एनर्जी जनरेशन की, पानी जो नदियों में पानी है वो इन अ वे फ्री है। जो भी कॉस्ट है वो हमारी उस टाइम पे डैम कंस्ट्रक्ट करने में और उसको रन करने में या मेंटेन करने में लगती है। तो इन अ वे जो तुम्हारा सोर्स है, बेसिक सोर्स है एनर्जी का, वो फ्री है आपके पास और इसलिए जो बिजली बनती है वो बड़ी कम कॉस्ट में बनती है। तो ये एक रिलेटिवली इकोनॉमिकल सोर्स ऑफ एनर्जी बनता है। और दूसरा ये है कि जो तुम्हारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जो तुम्हारी बिजली बनती है वो एक पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंटल फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी है। लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जो सबसे ज़्यादा डीमेरिट है वो ये है, वो आपको पता है कि ये जब भी एक जगह के ऊपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनता है तो नदियों के रास्ते बदले जाते हैं। जब नदी का रास्ता बदलता है तो पूरे इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो चेंज हो जाता है। दिस थिंग यू हैव डन इन ज्योग्राफी ऑल्सो कि जब एक नदी बहती है तो उसके इर्द गिर्द बहुत सारे जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है वो होती हैं, गांव बसे होते हैं, जो सिविलाइजेशंस हैं वो नदियों के इर्द गिर्द बसती हैं। प्लस जो तो आपकी एक्वेटिक लाइफ है वो भी उस नदी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो ये पूरा एक इकोसिस्टम बनता है। अब जब आप एक नदी का रास्ता बदलते हो या नदी के पानी को रोक देते हो तो उस एरिया का पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस बदलता है, क्योंकि डैम जब कंस्ट्रक्ट किया जाता है नदी को के पानी को एक जगह पे रोक के दूसरे रास्ते से निकाला जाता है। वो रास्ता नदी का अपना रास्ता नहीं होता। तो जो लोग पहले नदी के रास्ते के इर्द गिर्द खेती बाड़ी कर रहे थे अब वो नहीं कर पाएंगे, उनको अपना जो घर या विलेज को शिफ्ट करना पड़ता है और उससे एक इकोनॉमिकल सेटबैक होता है ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए जो कि उस एरिया में रहती है। तो जो तुम्हारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं वो एक सिस्टम एक जगह के इकोलॉजिकल बैलेंस को करते हैं, वो इकोनॉमिक बैलेंस को भी डिस्टर्ब करते हैं। सो इसलिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। और तीसरा जो इसका मेन फैक्टर है कि इसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है और इसका जेस्टेशन पीरियड बहुत हाई है। जेस्टेशन पीरियड इज़ द टाइम व्हेन द सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड और जब वो आपको एनर्जी देना शुरू करता है। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को बनाने में अगर 15 साल लगते हैं तो 15 साल तक वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक मतलब वो उसका जेस्टेशन पीरियड है। तो जेस्टेशन के पीरियड के बाद ही वो आपको एनर्जी देना शुरू करता है। तो इनिशियली बड़ा टाइम लगता है एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को बना के एनर्जी को बनाना शुरू करना। तो ये जो तुम्हारा जेस्टेशन पीरियड है ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है, बिकॉज ये तो है नहीं कि आप 2 साल के अंदर फटाफट एनर्जी बनाओ। तो सबसे और इसलिए जेस्टेशन पीरियड हाई है। इनिशियल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज़ वेरी हाई। इट गोज़ इनटू hundreds of crores to construct one dam. The ecological balance is disturbed. The economical balance of the people living in around that area is disturbed, and therefore the hydroelectric power plants are not very advantageous. But they are cost effective. They are economical source of energy. They are renewable source of energy. और एक बार अगर आपका जो डैम है उसने बिजली बनानी शुरू कर दी है तो उसके बाद तो वो डैम जो है वो बिजली बनाता ही रहेगा। उसके बाद जो आपकी कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो द सोर्स ऑफ एनर्जी बिकम्स क्वाइट इकोनॉमिकल। देन वी हैव अनदर सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज़ कॉल्ड एज बायोमास और बायोएनर्जी। बायोमास हमने पहले भी पढ़ा है। बायोमास इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर विच इज़ विद इट्स रेसिड्यू, एंड बायोमास जो है वो एक पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी बनता है। एवरीबडी नोज अबाउट द काउ डंग केक्स विच आर मेड इन द villages
और उन काऊ डंग केक से हम लोग क्या करते हैं, अपने चूल्हे जलाते हैं, लकड़ी को जलाकर। लकड़ी भी प्लांट से आती है और वो भी एक बायोलॉजिकल सिस्टम है, तो बायोमास का वो हिस्सा है। तो लकड़ी जलाना, काऊ डंग केक्स जलाना, ये सब आपकी बायोमास एनर्जी का एक हिस्सा बनते हैं। प्लस बायोमास जो एनर्जी है ये एक जब तक है तो पेरिनियल सोर्स ऑफ एनर्जी ये है, लेकिन इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा लो होती है। तो बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ जलाएंगे या बहुत ज़्यादा उपले जलाएंगे तो हमें जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी में से हमें वो हीट मिलेगी। दूसरा ये कि ये एक डिप्लीटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली सोर्स नहीं है, क्योंकि जब लकड़ी जलाते हैं या जब गोबर के उपले जलाते हैं तो हमें उसमें यू गेट लॉट्स ऑफ fumes and smoke, and this is not at all environmental friendly. And plus when you cut the trees for the wood, you are disturbing the ecological balance, and environmentally this is not good for this environment के हिसाब से sorry, this is not a good measure to cut the trees. So deforestation, you all know, causes soil erosion, desertification and many other things. So biomass energy was a very important source of energy for early man, जब हमारे पास बाकी sources of energy like hydroelectric power plant या coal petroleum नहीं थे। उस टाइम पे they were a major source of energy, but now with the more modern sources of energy coming in, they are now becoming a little obsolete. अब bio एनर्जी का जो बेस्ट एग्जांपल जिसको हम एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्लस हम इकोनॉमिकली वायबल बोल सकते हैं, वो है एक बायोगैस प्लांट। अगर हम एक बायोगैस प्लांट के बारे में सोचें तो पूरे गांव का जो कूड़ा करकट होता है, जिसमें एनिमल एक्सक्रीटा, ह्यूमन एक्सक्रीटा, घरों के अंदर बचा हुआ खाना, घरों के अंदर सड़े गले फ्रूट फल, उनके छिलके और एनिमल डंग, इन सब को इकट्ठा करके एक गांव के अंदर एक पिट होता है, उस पिट के अंदर इकट्ठा किया जाता है। तो पहले जो भी आपका बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, उस बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को स्लरी के रूप में ये जो तुम्हारा पिट है ये ज़मीन के नीचे बनता है और ज़मीन के ऊपर सिर्फ ये गैस की पाइपलाइन है। अब एक स्लांटिंग क्वारी के थ्रू ये जितना भी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है इसको स्लरी के रूप में इसके अंदर डाला जाता है। कुछ दिन तक इसको बंद करके रखा जाता है। जब इसके अंदर फर्मेंटेशन या तुम्हारी एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है या एनारोबिक डिग्रेडेशन ऑफ द बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होती है, तो उससे क्या होता है कि यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक मीथेन गैस बनती है और दूसरा ये जो है ये तुम्हारा बायोडिग्रेडेशन इसकी होती है, ये डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। अब क्या होता है कि जो तुम्हारी मीथेन गैस बनती है दैट इज़ टेकन आउट इन द फॉर्म ऑफ अ फ्यूल, और घरों के अंदर जैसे आपके घरों के अंदर एलपीजी सप्लाई करी जाती है उसी प्रकार से वहाँ पर गांव के अंदर मीथेन इज़ यूज्ड एज अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी और एज अ फ्यूल। वहाँ घरों के अंदर वो लैंप्स को जलाने का काम करती हैं या वो जो कुकिंग फ्यूल की तरह हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो भी लेफ्ट ओवर डिकम्पोज मटीरियल बच जाता है दैट इज़ यूज्ड बाय द फार्मर्स as the manure. So your biogas plant is not only cleaning up the environment by decomposing the various biodegradable materials which are found in a village or in an area, plus it is giving you a fuel in the form of biogas which is nothing but methane, and the decomposed material is again used by the manure. So it is a win-win equation situation for everyone, and therefore biogas plants are becoming extremely popular in all the villages, and it makes them energy self-sufficient. So you have to just do the basic fixed dome type of biogas plant. आपको floating type करने की इतना ज़रूरत नहीं है. This is all about the sources of energy. There are a few sources of energy which are left, and they will be taken up in the next lecture. In the next lecture we will be doing wind energy, solar energy, OTEC and nuclear energy. Thank you.